नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग चौथे टेस्ट का दूसरा पार्ट देखेंगे। पहला पार्ट आप लोगों के बीच में आ चुका है। इसके पूर्व में 3 टेस्ट भी आपके बीच में आ चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है वो प्लेलिस्ट में जाके उसको कंप्लीट कर लें। चलिए शुरू करते हैं चौथे टेस्ट का दूसरा पार्ट। 51 प्रश्न है कि कैसरे हिंद तितली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कर रहा है कि यह पूर्वी हिमालय के सभी राज्यों में पाई जाती है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पर सभी राज्यों में लिखा है। ये अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, सिक्किम और मणिपुर में पाई जाती है। दूसरी बात कि अगर ये पूछा जाए कि ये किस इलाके में पाई जाती है तो आप ये कहेंगे कि ये जो चौड़ी पत्ती वाले जो समशीतोष्ण सदाबहार वन है उनमें ऊंचाई पर ये पाई जाती है, और समशीतोष्ण सदाबहार वन पूर्वी और पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, कह रहा है कि यह नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम और दक्षिण चीन में भी पाई जाती हैं। ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। इस प्रकार 51 का पहला स्टेटमेंट गलत है लेकिन दूसरा सही है। सही जवाब होगा विकल्प बी। अगला देखिए, कह रहा है कि पनामा नहर निम्नलिखित में से किसे जोड़ती है। तो पनामा नहर मध्य अमेरिका की एक प्रमुख जलपोत नहर है। ठीक है। दूसरी बात कि ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, यानी 52 का सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प बी। दूसरी बात कि इस नहर ने सैन फ्रांसिस्को यानी जो पश्चिमी तट पर है और न्यूयॉर्क जो कि पूर्वी तट पर है, इनके बीच की दूरी को कम किया है। इतनी बात आपको पनामा नहर के बारे में जाननी चाहिए। 52 का सही जवाब होगा बी। 53 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से पश्चिमी पठार, तो इसमें पश्चिमी पठार कौन है, मालवा का पठार। यदि मालवा के पठार की स्थिति को देखें तो ये अरावली और बिंद श्रृंखला के मध्य में है, यानी उत्तर में अरावली है और दक्षिण में बिंद है। दूसरी बात, अगर इसके पूर्वी भाग को देखें तो इसके पूर्वी में बुंदेलखंड का पठार और पश्चिम में राजस्थान का मरुस्थल है। अब बात उठती है कि ये मालवा का पठार कैसा है, तो ये मालवा का पठार जो है ये लावा निर्मित पठार है। इसके कारण यहाँ पर काली मिट्टी के मैदान पाए जाते हैं। दूसरी बात कि मालवा का पठार जो है यहाँ पर उर्मिल मैदान पाए जाते हैं। उर्मिल मैदान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रोलिंग प्लेन्स, ठीक है, मिलते हैं। और यहाँ इस पे कहीं कहीं आप देखेंगे तो चपटी पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। ठीक है। इतनी बात को आपको मालवा पठार के बारे में जानना होगा। 53 का सही जवाब होगा बी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 54 देखिए, लिखा है कि भारत की प्रादेशिक सीमा समुद्र की ओर लगभग कितनी फैली हुई है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 22 किलोमीटर। याद रखिएगा, यहाँ प्रश्न में थोड़ा सा ट्विस्ट करने की कोशिश की गई है। जो भारत की प्रादेशिक सीमा होती है यानी क्षेत्रीय सीमा, ये समुद्री तट से 12 समुद्री मील होती है, जो कि किलोमीटर में 21.9 यानी लगभग 22 किलोमीटर के बराबर होती है। प्रश्न में पहला विकल्प 12 किलोमीटर डाल दिया। ज्यादातर लोगों को 12 समुद्री मील याद रहता है, तुरंत उन्होंने 12 देखा, उसके आगे ये नहीं देखा ये किलोमीटर में है कि ये समुद्री मील में है, तुरंत टिक किया, आगे बढ़ गए। उनको कॉन्फिडेंस है कि ज्योग्राफी का एक प्रश्न हम सही करके आ गए। यही गलत कराने की कोशिश की जाती है। याद रखिएगा, किलोमीटर में है तो 22 किलोमीटर, और अगर समुद्री मील में दिया होता तो हम 12 समुद्री मील टिक करते। 54 का सही जवाब होगा सी। दूसरी बात, अगर आपसे ये पूछा जाए कि संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल, यानी कि इसको इंग्लिश में कॉन्टिग्यूअस जोन कहते हैं, ये कितना होता है, तो ये 24 समुद्री मील के बराबर होता है। अगर वहीं पे अनन्य आर्थिक क्षेत्र पूछा जाए यानी विशिष्ट आर्थिक मंडल, जिसको इंग्लिश में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में EEZ कहते हैं, इसका विस्तार कहाँ तक है, तो ये 200 समुद्री मील तक है। कई बार इनके क्षेत्रों में कार्य के आधार पर भी प्रश्न पूछ देता है। जैसे पूछ देगा जो प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र है यहाँ पर क्या क्या करने का अधिकार है, तो यहाँ पर संपूर्ण अधिकार होता है। वहीं अगर आप संलग्न क्षेत्र या अवच्छिन्न मंडल की बात करेंगे तो यहाँ पर साफ सफाई करने का अधिकार, सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार यानी वित्तीय अधिकार होता है। वहीं अगर अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी विशिष्ट आर्थिक मंडल की बात की जाए तो यहाँ पर नए द्वीपों का निर्माण, वैज्ञानिक परीक्षण, इनकी अनुमति होती है। ठीक है। इस प्रकार 54 का सही जवाब सी हो जाएगा। 55 देखिए, रूस द्वारा हाल ही में विकसित की गई हाइपरसोनिक मिसाइल का क्या नाम है। तो जो रूस द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की गई है उसका नाम क्या है, सिरकॉन यानी जिरकोन। ठीक है, यानी सिरकॉन या जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल जो है रूस के द्वारा लॉन्च की गई। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 55 का ए आंसर, यहाँ पे सिरकॉन सही हो जाएगा। अगला देखिए 56, निम्नलिखित में से कौन 2023 के अंत तक सार्वजनिक परिवहन रोपवे वाला भारत का पहला शहर बन जाएगा। ये उत्तर प्रदेश की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा वाराणसी। और याद रखिएगा, ये सार्वजनिक परिवहन के मामले में भारत का पहला शहर होगा वाराणसी, जो रोपवे सेवा शुरू कर रहा है। 56 का बी। 57 देखिए, भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो भूमध्य रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, तो याद रखिएगा कि भूमध्य रेखा की अगर आप बात करेंगे तो भूमध्य रेखा 3 कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है। ठीक है। कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं, तो आपका अफ्रीका है, एशिया है और दक्षिण अमेरिका, यानी 3 महाद्वीप हैं
अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। अगर वही पूछे कि कितने महासागर से, तो अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। ठीक है, तो आपके भूमध्य रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है, तो आपका सही जवाब होगा उत्तरी अमेरिका से होकर नहीं गुजरती है, यानी 57 का सही जवाब होगा बी। अगर ये पूछा जाए कितने देश से होकर गुजरती है, तो आपका जवाब होगा 13 देश से होकर गुजरती है। कौन कौन से देश हैं, इनको जरा क्विक देख लीजिए। इक्वेडोर है, कोलंबिया है, ब्राज़ील है, गैम्बॉन है, कांगो है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, युगांडा है, फिर उसके बाद कांगो गणराज्य है, केन्या है, सोमालिया है, मालदीव है, इंडोनेशिया है, किरिबाती है, साओ टोम है और प्रिंसिप है। इन 13 देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है, यानी आपका 57 का सही जवाब होगा बी। अब जरा 58 देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो आपका सही जवाब होगा क्यूबा को, यानी क्यूबा को विश्व की चीनी का कटोरा कहा जाता है। वहीं विकल्प में यरूशलेम है, यरूशलेम को पवित्र भूमि कहा जाता है। ठीक है, वहीं अगर स्विट्जरलैंड की बात करें तो यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। ठीक है, इन बातों को भी याद रखना होगा आपको। 58 का सही जवाब होगा ए क्यूबा। अगला देखिए 59 करें कि किस देश को हजारों झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो आपका सीधा जवाब होगा फिनलैंड। और फिनलैंड कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तरी यूरोप का एक देश है। ठीक है, इसे हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, यानी 59 के सही जवाब ए। 60 देखिए कराए नोरो वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो नोरो वायरस है, ये एक वायरस का समूह है जो कि जठरांत, यानी जिसको इंग्लिश में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कहते हैं, इसकी बीमारी होती है। ठीक है, इतनी बात आपने समझी। इसके कारण उल्टी, दस्त के अलावा पेट और आंतों में सूजन भी होने लगता है। ठीक है, ये इसके लक्षण हैं। अब आइए जरा विकल्प जो प्रश्न पे चलते हैं। पहला स्टेटमेंट दे रहा है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में कई बार विभिन्न प्रकार के नोवा वायरस से संक्रमित हो सकता है। ये बात सही है। किसी भी वायरस के कई सारे वेरिएंट होते हैं, तो एक व्यक्ति अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के नोवा वायरस से संक्रमित हो सकता है। और जरूरी नहीं है कि अगर एक का आपने टीकाकरण या प्रतिरक्षा विकसित कर लिया तो वो सभी किस्म के लिए सुरक्षा ही प्रदान करे। ठीक है, यानी 60 का सही जवाब होगा ए, पहला कथन सही है। दूसरा करें इस वायरस को ठीक करने के लिए कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है, ये भी कथन सही है। इस प्रकार 60 का पहला और दूसरा कथन सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए करें कि पोषण स्मार्ट गांव कार्यक्रम का संबंध निम्नलिखित में से इन कथनों को आप देखिए कि कौन सा कथन स्मार्ट गांव कार्यक्रम यानी पोषण स्मार्ट गांव कार्यक्रम को जस्टिफाई कर रहा है। पहला करा है कि यह कार्यक्रम पोषण अभियान को मजबूत करेगा। ठीक है, तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि ये जो पोषण स्मार्ट कार्यक्रम है, ये पोषण अभियान को मजबूती प्रदान करेगा। दूसरी बात, दूसरा स्टेटमेंट देखिए, यह भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा है, ये भी कथन सही है। तीसरा कह रहा है कि पोषण अभियान का लक्ष्य छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोरियों में स्टंटिंग, अल्पपोषण, एनीमिया के स्तर को कम करना है, तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। यानी यहाँ पर आपके तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अब ये बात आती है कि ये जो पोषण स्मार्ट कार्यक्रम है, ठीक है, इसके तहत क्या किया गया है, तो ये पहल जो है ये 75 गांवों को गोद लेने की, ये प्रधानमंत्री के आह्वान पे ये पहल की गई है। अब कौन गोद लेगा इनको, तो अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है AICRP के केंद्र और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये केंद्रीय कृषिरत महिला संस्थान जो है, यानी जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में ICARCIWA कहते हैं, द्वारा 75 गांवों को गोद लिया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इस पूरी बात को। इस प्रकार आपका यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। यदि आप पोषण अभियान, पहले स्टेटमेंट में करा कि यह पोषण अभियान को मजबूत करेगा, तो अगर आप पोषण अभियान को देखेंगे तो ये 8 मार्च 2018 को महिला, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, उसके अवसर पर शुरू किया गया था। ठीक है, ये बात आपने पूरी होलिस्टिक देख ली। 61 का सही जवाब होगा डी। अगला देखिए 62 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धाराओं की गति की शुरुआत करता है, तो आपका सही जवाब होगा कोरियोलिस बल, यानी कोरियोलिस बल जो होता है ये महासागरीय धाराओं की गति की शुरुआत करता है। 62 का सही जवाब होगा ए। 63 देखिए, यद्यपि जैसलमेर की तुलना में डिब्रूगढ़ में सूर्य लगभग 2 घंटे पहले उगता है, जैसलमेर में मौजूद घड़ी में कितने बजे होंगे यदि डिब्रूगढ़ में सुबह 9 बजे। अब देखिए इस प्रश्न में कैसे घुमाने का प्रयास किया गया। अब आपको लेके जा रहे हैं ये कि ग्रीनविच से ले अगर हम देखें तो भारत की मानक समय रेखा में कितने का अंतर होता है, 5.5 घंटे का अंतर। वहीं अगर भारत में पूर्वी और पश्चिम के बीच में अंतर देखें तो 2 घंटे का रहता है। यहीं पे ये ले जाना चाह रहा है। ठीक है, तो जो ये अंतर रहता है इसके कारण डिब्रूगढ़ यानी पूर्वी इलाके में 2 घंटे सूर्य पहले निकल जाएगा। लेकिन चूंकि भारत की जो मानक समय रेखा है, जो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है, इसके अकॉर्डिंग टाइम का मैनेजमेंट होता है, इसलिए पूरे भारत में एक ही टाइम दिखाएगा।
यानी कि अगर डिब्रूगढ़ में सुबह का 9 बज रहा है तो जैसलमेर की घड़ी में भी सुबह के 9 ही बजेंगे, इसलिए 63 का सही जवाब होगा बी। निश्चित तौर पर आप इस तर्क को और इस एक्सप्लेनेशन को जरूर कोरिलेट कर लिए होंगे। 63 का सही जवाब होगा बी। 64 देखिए, कह रहा है कि रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये जो रामगंगा नदी है ये गैरसेन के निकट जो है गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है और शिवालिक को पार करके दक्षिण पश्चिम की दिशा में अपना मार्ग बदल देती हैं और नजीबाबाद उत्तर प्रदेश में है, इसके पास उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में प्रवेश कर जाती हैं और अंत में कन्नौज के पास गंगा से ये मिल जाती हैं। 64 का सही जवाब होगा बी, ये कन्नौज में गंगा नदी से मिल जाती हैं। कौन? रामगंगा नदी। अगला देखिए 65 प्रश्न है, करा कि रोगाणुरोधी प्रतिरोधी जिसको शॉर्ट फॉर्म में AMR कहते हैं शीर्ष 10 वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रोगाणुरोधी प्रतिरोध के संदर्भ में सही नहीं है, यानी उससे संबंधित नहीं है। पहला स्टेटमेंट कि ये सूक्ष्म जीवों यानी सुपर वर्ग के क्रमण नहीं होगा, यहाँ संक्रमण होगा। ठीक है, आप क्या पढ़ेंगे कि सूक्ष्म जीव यानी सुपर वर्ग के संक्रमण का कारण बनते हैं जिसका प्रतिजैविक इलाज नहीं कर पाते। प्रतिजैविक का मतलब एंटीबॉडी, ठीक है, तो एंटीबायोटिक, ठीक है, तो ये उसका जो है इलाज नहीं कर पाते, यानी ये पहला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए AMR की लागत महत्वपूर्ण है, ये भी स्टेटमेंट सही है। दूसरी बात कि यह एक असंक्रामक रोग है, गलत हो गया। अभी पहले स्टेटमेंट में ही देखिए कह रहा है संक्रमण का कारण बनते हैं, यानी ये तीसरा स्टेटमेंट अपने में ही आंसर दे रहा है, ये यानी कि ये एक संक्रामक रोग है, यानी 65 का सी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाए, यानी गलत है, यानी यही हमारा आंसर होगा। डी देखिए कह रहा है कि AMR जो है ये बैक्टीरिया, वायरस और कवक में हो सकता है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है। इस प्रकार आपका जो 65 का सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। 66 देखिए कह रहा है हाल ही में तंजावुर में एक खाद्य श्रृंखला संग्रहालय का शुभारंभ किया गया। ये जो तंजावुर में एक खाद्य संग्रहालय है ये भारत का ऐसा कौन सा संग्रहालय है? तो ये भारत का पहला संग्रहालय है। ठीक है, तंजावुर में। अब ये तंजावुर यानी तंजौर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, इतनी बात जान गए। अब आप ये बताइए कि ये किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो आपका जवाब होगा कि भारतीय खाद्य निगम और विश्वेश्वरैया औद्योगिक और प्रौद्योगिकी संग्रहालय के संयुक्त पहल के द्वारा इस तंजावुर के खाद्य संग्रहालय का विकास किया जा रहा है। ठीक है, यानी 66 का सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 67, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर का उपनाम सिलिकॉन वैली है। पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में सिलिकॉन वैली उत्तरी कैलिफोर्निया को कहा जाता है। ठीक है, वहीं दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सिलिकॉन वैली में कंपनी मुख्य रूप से सिलिकॉन चिप का निर्माण करती है। ये बात सही है कि ये जो सिलिकॉन वैली है यहाँ पे बड़ी संख्या में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपनियों का यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट है और इनके द्वारा मुख्य रूप से सिलिकॉन चिप्स का निर्माण किया जाता है, इसलिए इसको सिलिकॉन वैली कहते हैं। यानी पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। वहीं अगर भारत के संदर्भ में आप बात करें तो बेंगलुरु जो है ये सिलिकॉन घाटी के नाम से जानी जाती है। 67 का सही जवाब होगा बी, केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। अगला देखिए 68, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की एक प्रमुख सहायक नदी नहीं है? ठीक है, तो यदि आप कृष्णा नदी के बारे में देखेंगे तो ये प्रायद्वीपीय भारत में दूसरी सबसे बड़ी पूर्व में बहने वाली नदी है। अच्छा, दूसरी बात कि इसका उद्गम कहाँ से, ये भी कई बार पूछ देता है, तो ये सह्याद्री में महाबलेश्वर के पास से इसका उद्गम है। अब आइए इसकी सहायक नदी पर। इसकी सहायक नदी में कोयना है, तुंगभद्रा है, भीमा है, यानी यहाँ पर कौन सी सहायक नदी इसकी नहीं है? प्राणहिता। ठीक है, तो अब विकल्प के अलावा भी अगर आप कृष्णा नदी की सहायक नदी को देख लें जो ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो कोयना आपने देख लिया, तुंगभद्रा, भीमा, इसके अलावा पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा और मूसी, ये भी नदियाँ कृष्णा की सहायक नदी, ये भी आप याद रखिएगा। विकल्प में अभी आपने कहा कि प्राणहिता जो है ये कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, तो प्रश्न उठता है कि प्राणहिता किसकी सहायक नदी है? तो प्राणहिता जो है ये गोदावरी की सहायक नदी है और गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है और अगर इसका उद्गम पूछे तो गोदावरी जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले में निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। और अगर ये पूछे कि ये किन किन राज्यों से होकर जाती है तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर जाती है। दूसरी बात कि अगर प्राणहिता के अलावा गोदावरी की सहायक नदी पूछी जाए तो आप बताएंगे पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा, वर्धा, सबरी, पूर्णा, ये जो नदियों के नाम हैं ये पूछे गए नदियां हैं, याद रखिएगा। इनको मैं एक जगह आपको कोरिलेट करा दे रहा हूं ताकि आपका प्रश्न गलत ना हो। अगर कृष्णा नदी पूछे कि किन किन राज्यों से है तो आप बताएंगे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ठीक है, यानी 68 को आपने 360 डिग्री में पूरा कंप्लीट कर लिया। इसका सही जवाब होगा ए। 69 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन करा है कि हिमालय पर्वतमाला उष्णकटिबंधीय से लेकर टुंड्रा तक की वनस्पतियों का अनुक्रमण दिखाती है, यानी यहाँ पर उष्णकटिबंधीय से लेकर टुंड्रा तक की वनस्पतियां पाई जाती हैं। ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए ऐसा है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो वनस्पतियों के प्रकार हैं उसमें भी बदलाव आता है। यदि आप हिमालय के तलहटी की बात करें, यानी जिसको आप गिरिपद कहते हैं, तो हिमालय के गिरिपद के इलाकों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, वहीं अगर आप ऊंचाई पर जाएं, यानी 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर जाएं, तो आपको कैसा इलाका मिलेगा? तो आपको आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन मिलेंगे। ठीक है, दूसरी बात कि अगर आपको उदाहरण समझना है तो जैसे आप हिमालय के पश्चिमी भाग में देवदार का एग्जाम्पल ले सकते हैं, कश्मीर में चिनार और वाल्कन है। वहीं अगर आप टुंड्रा वनस्पति देखें हिमालय में तो मॉस है और लाइकन है। ठीक है, तो ये आप इस आधार पर कह सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी बात, बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान में होने वाली कमी से प्राकृतिक वनस्पतियों में तदनुरूप परिवर्तन होता है। ये अभी हमने पहले प्रश्न के डिस्कशन में ही आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, और जब पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई बढ़ती है तो तापमान में भी क्या होती है? कमी होती है, और पर्वतीय जो वनस्पतियां हैं उनमें भी आपको परिवर्तन दिखने लगता है, उस हिसाब से उनकी पत्तियां होने लगती हैं। ठीक है, यानी 69 में आप देख रहे हैं तो पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा यानी सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 70 कह रहा है कि 18वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया जिसमें भारत ने भी भाग लिया था? तो आपका सही जवाब होगा ब्रुनेई में, यानी आसियान की जो वर्तमान अध्यक्षता है वो ब्रुनेई के पास, और भारत ने भी भाग लिया। ये कौन से नंबर का आसियान सम्मेलन था? तो ये 18वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन था। दूसरी बात, इसका आयोजन कब हुआ? अगर ये डेट पूछे तो 28 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, यहां बात आसियान की हो गई, तो आसियान जो होता है ये दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संगठन है। अगर ये पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई तो इसकी स्थापना 1967 में, यानी इंग्लिश में 1967 में, और पूछे कहाँ पे हुई तो बैंकॉक के थाईलैंड में। और कौन से संस्थापक सदस्यों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था? तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये 5 संस्थापक सदस्यों ने आसियान घोषणा पत्र पर सिग्नेचर किया। चूंकि इसका आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था इसलिए इसे बैंकॉक घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इतनी बातों को आपको याद रखना होगा। 70 का सही जवाब होगा सी, ब्रुनेई में हुआ। 71 देख लीजिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि शंकराचार्य की 12 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया? तो आपका सही जवाब होगा उत्तराखंड में केदारनाथ में किया। ठीक है, अब ये बात आती है कि उन्होंने केदारनाथ में शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण क्यों किया, क्या रीजन था? तो यदि आप आदि शंकराचार्य जी के बारे में देखेंगे तो आदि शंकराचार्य जी का जो जन्म है ये कोच्चि केरल में एक जगह है जिसका नाम है कलाड़ी, यहाँ पर हुआ था। कब हुआ था? 788 ईस्वी में। दूसरी बात कि 33 वर्ष की छोटी उम्र में ही केदार तीर्थ में उन्होंने जाके समाधि ले ली थी। वो शिव के बहुत बड़े भक्त थे, इसीलिए आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण उत्तराखंड के केदारनाथ में किया गया। दूसरी बात, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आदि शंकराचार्य किस सिद्धांत को मानते थे तो ये अद्वैतवाद के सिद्धांत को मानते थे। इतनी बात को आपको याद रखना होगा। 71 का सही जवाब होगा बी। 72 देखिए, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई कुल कितनी है? तो याद रखिएगा कि जो पृथ्वी पर भूमध्य रेखा है उसकी लंबाई किलोमीटर में अगर आप देखेंगे तो 40,075 है, यानी आपका विकल्प 72 का सी सही हो जाएगा। अगर आप इसको मील में देखेंगे तो 24,901 मील होगा। दोनों आंकड़ा याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो भूमध्य रेखा है, ये जो काल्पनिक रेखा है, ये इसको आप विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसको आप 0 अंश अक्षांश रेखा भी कहते हैं। ठीक है, और ये 78.8% जल और 21.3% भूमि से होकर गुजरती है। और अगर एग्जैक्ट देश का नाम पूछे तो इंडोनेशिया में भूमध्य रेखा जो है की लंबाई समुद्र और भूमि पर सर्वाधिक है। ठीक है, इतनी बात को आपको याद रखनी होगी। 72 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला देखिए 73 कह रहा है कि यहाँ पर सूची को सुमेलित करना है। पहला नाम आपको दिया हुआ है पेग्मेटाइट। ये जो पेग्मेटाइट होता है ये किसका उदाहरण होता है? तो ये उदाहरण होता है आग्नेय शैल का। ठीक है, यानी आप पेग्मेटाइट को किससे मिला देंगे? आग्नेय शैल से मिला देंगे। अब बात आती है कि आग्नेय शैल क्या होता है। ठीक है, आग्नेय शैल जो होता है ये पृथ्वी की आंतरिक भाग में जो मैग्मा और लावा होता है इनके द्वारा इसका निर्माण होता है। यानी जब मैग्मा के ठंडे होकर जब घनीभूत हो जाती है तो इन शैलों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात, अगर ये कहा जाए कि इस आधार पर आप ये कहते हैं कि ये प्राथमिक शैल है, और इसके उदाहरण की बात की जाए तो उदाहरण में अभी आपने पेग्मेटाइट का नाम देखा, पेग्मेटाइट के साथ साथ ग्रेनाइट, ग्रेबो, बेसाल्ट, ये सभी जो है आग्नेय शैल के उदाहरण है। ठीक है, इतनी बातों को आपने देख लिया, यानी कि ए को आप अटैच कर देंगे किसके साथ? आग्नेय शैल के साथ, यानी ए का संबंध आप पहले के साथ स्टैब्लिश कर देंगे। वहीं अगर आप शिष्ट की बात करेंगे तो शिष्ट क्या होता है? तो शिष्ट एक कायांतरित सेल, यानी बी को आप कोरिलेट कर देंगे दूसरे के साथ। अब ये कायांतरित सेल क्या होती है? जो आग्नेय सेल और अवसादी सेल होती हैं इनकी सेलों में दाब, आयतन और तापमान के कारण परिवर्तन जो होता है और परिवर्तन के फलस्वरूप जो सेल का निर्माण होता है उसी को आप कायांतरित सेल कहते हैं। ठीक है,
अगर आप सिस्ट के अलावा उदाहरण देखें कायांतरित सेल के, तो सिस्ट के अलावा आप संगमरमर है, क्वार्ट्ज है, नीस है, फाइलाइट है, स्लेट है, ये सभी किसके उदाहरण हैं? कायांतरित सेल के। श्रृंग प्रस्तर, श्रृंग प्रस्तर जो है किसका उदाहरण है? तो ये अवसादी सेल का, ठीक है। यानी आग्नेय सेल भी देख लिया, कायांतरित भी, अवसादी भी समझ लीजिए। अवसादी सेल जो होती हैं इनका निर्माण आग्नेय चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन से होता है, और ये निक्षेपण की कई सारी परतों के जमने से अवसादी सेल का निर्माण होता है। याद रखिएगा, इन्हीं परतों के जमने के कारण इसको परतदार चट्टान भी कहते हैं। इस अवसादी सेल से प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला, ये सभी चीज़ें प्राप्त होती हैं। अगर इसके निर्माण की पद्धति को देखें तो यांत्रिक रूप से देखेंगे तो ये बालू कास्म और पिंड सलाख का निर्माण करती है, ठीक है। अगर आप कार्बनिक रूप से निर्मित करें तो ये निर्माण करती है गीजराइट का और चूना पत्थर का। और अगर हम रासायनिक तौर पर निर्माण की बात करें तो श्रृंग प्रस्तर और चूना पत्थर का निर्माण करती है। श्रृंग प्रस्तर आपके विकल्प में है, तो श्रृंग प्रस्तर को आप सीधे अवसादी चट्टान से कोरिलेट कर देंगे, यानी सी को आप चौथे के साथ। अगला दिया है ऑलिवीन। ऑलिवीन जो होता है ये सेल निर्माण में जो खनिज होते हैं उनके एक समूह को कहा जाता है ऑलिवीन, ठीक है। और ये आग्नेय चट्टान जो है इसमें अगर आप देखें तो बेसाल्ट, गैब्रो, ड्यूनाइट, ठीक है, ये इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार आपने 73 प्रश्न को भी डिटेल में समझ लिया, और 33 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा बांध ब्राजील और पराग्वे की संयुक्त परियोजना है? तो याद रखिएगा ये इतेपू बांध जो है, जो विकल्प ए में है, ये हमारा आंसर होगा 74 का ए। इतेपू बांध जो है ये ब्राजील के इतेपू में एक पराना नदी है, उसी पर ब्राजील और पराग्वे के मध्य में स्थित है। तो अगर पूछे किस नदी पर है तो आप तुरंत बता देंगे पराना नदी। इतेपू बांध किसको जोड़ती है? तो ब्राजील को जोड़ती है, किससे? पराग्वे के साथ, ठीक है। और ये जो ब्राजील और पराग्वे है ये दोनों दक्षिण अमेरिका के देश हैं, ठीक है। यानी आपका 74 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए। अब अगला देखिए 75, कह रहा है नवंबर 2021 तक भारत की अपनी बौद्धिक संपदा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने लोगों यानी प्रतीक चिन्ह को पंजीकृत किया गया? तो आपका सही जवाब होगा 2 प्रतीक चिन्हों को। ये नवंबर 2021 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित टॉय ट्रेन के 2 लोगों को बौद्धिक संपदा के रूप में पंजीकृत किया है। 75 का जवाब होगा बी। 76 देखिए, कह रहा है कि गुफा निर्माण की प्रक्रिया क्या है? तो गुफा निर्माण की प्रक्रिया जो है वो कार्बोनेटीकरण। ये कार्बोनेटीकरण क्या होता है? ये खनिजों के साथ जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होते हैं इनकी प्रतिक्रिया को ही कार्बोनेटीकरण कहते हैं, और कार्बोनेटीकरण के ही कारण जो है गुफा निर्माण होती है। 76 का सही जवाब होगा बी। अगला देखिए 77, कह रहा है भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? तो आपका सही जवाब होगा कि 1855 में पहली जूट मिल जो है ये कोलकाता के हुगली नदी के किनारे रिसरा एक जगह है, क्या नाम है? रिसरा। यहाँ पर पहली जूट मिल एस्टैब्लिश हुई थी, यानी 77 का सही जवाब हो जाएगा डी, ठीक है। यानी रिसरा कहाँ पर है? कोलकाता में, हुगली नदी किनारे। और कब एस्टैब्लिश हुई पहली जूट मिल? तो आपका जवाब होगा 1855 में, यानी 77 का डी आंसर। 78 देख लीजिए, कह रहा है दक्षिण चीन सागर के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। जो दक्षिण चीन सागर है, कह रहा है कि ये प्रशांत महासागर का हिस्सा है, बात सही है। यानी जो दक्षिण चीन सागर है ये एक सीमांत समुद्र है जो प्रशांत महासागर का हिस्सा है। दूसरी बात कि जो दक्षिण चीन सागर है ये दक्षिण पूर्व एशिया में प्रशांत महासागर का एक शाखा है, ठीक है। यानी ये दक्षिण पूर्व एशिया में पश्चिमी प्रशांत महासागर का है। अगर प्रशांत महासागर में भी पूछे तो पश्चिमी प्रशांत महासागर का शाखा है। दूसरा प्रश्न कथन देखिए, यह कह रहा है कि यह चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनोई से घिरा हुआ है। ये भी कथन सही है, ठीक है। यानी इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 78 में दोनों कथन सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि नंदा देवी शिखर हिस्सा बनाता है किसमें? तो याद रखिएगा जो नंदा देवी है ये गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है और उत्तराखंड के चमोली जिले में अवस्थित है, ठीक है। इस प्रकार 79 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है नंदा देवी। 80 देखिए, निम्नलिखित में से किसने ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स जारी किया? तो आपका सही जवाब होगा ए, हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम, ठीक है। ये जो हार्ड रिडक्शन कंसोर्टियम है ये इसके द्वारा ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स जारी किया गया, ठीक है। यानी आपका 80 का सही जवाब क्या हो जाएगा? एक महत्वपूर्ण बात और देखिए कि ये जो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स है जो कि हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम के द्वारा जारी की गई, ये ऐसे समय भारत में आई जब भारत में नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम 1885 के प्रावधान की समीक्षा की जा रही है, ठीक है। तो इससे भी आपको रिलेट करके समझ सकते हैं कि ये किस अधिनियम के द्वारा इसकी है भारत में। तो ये 80 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, यानी ये लीड्स का फुल फॉर्म है, ये लीड्स इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर है। तो याद रखिएगा लीड्स इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो आपका सही जवाब होगा गुजरात, ठीक है।
और अगर ये पूछा जाए कि ये लीड्स रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई, तो आपका जवाब होगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। दूसरी बात कि अगर हम इसमें प्रदर्शनकर्ताओं की अगर टॉप 3 की लिस्ट देखें तो गुजरात नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे हरियाणा है और तीसरे नंबर पे पंजाब है। ठीक है। दूसरी बात कि अगर हम बात करें इस रिपोर्ट की और उत्तर प्रदेश की परीक्षा के संदर्भ में अगर देखें तो यहां पर उत्तर प्रदेश की भी रैंकिंग मालूम होनी चाहिए, तो उत्तर प्रदेश को 6वीं रैंकिंग मिली। ठीक है। और उत्तर प्रदेश के मामले में एक और बात आपको याद रखनी होगी, अगर ये पूछा जाए कि सर्वाधिक सुधारात्मक श्रेणी में कौन सा राज्य है तो नंबर 1 पे कौन है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है। ये पिछली बार 13 से अब 6वीं रैंकिंग पर आ गया। अब दूसरी बात कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष पर कौन है तो आपका जवाब होगा दिल्ली। अगर ये पूछा जाए कि उत्तर पूर्वी राज्य या हिमालय क्षेत्र में कौन है तो उसमें नंबर 1 पे जम्मू कश्मीर है और दूसरे नंबर पे सिक्किम है, तीसरे नंबर पे मेघालय है। ठीक है। और गुजरात ने ये पुरस्कार जो है ये लगातार तीसरी साल नंबर 1 का जीता है। इस प्रकार 81 का सही जवाब हो जाएगा बी। 82 देखिए, करा कि श्रीहरिकोटा द्वीप निम्नलिखित में से किसे बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। ठीक है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा कि श्रीहरिकोटा द्वीप किसको अलग करता है, तो ये आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में अवस्थित बंगाल की खाड़ी के तट पर एक द्वीप है। कौन, श्रीहरिकोटा। और किसको अलग करता है, तो ये पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। यानी आपका 82 का सही जवाब क्या हो जाएगा ए। और इसकी अवस्थिति भी आपने देख ली कि ये जो श्रीहरिकोटा द्वीप है ये आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में बंगाल की खाड़ी के तट पर है। दूसरी बात कि ये श्रीहरिकोटा द्वीप है, इस पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी स्थित है। ये भी बात याद रखनी होगी। 82 का सही जवाब होगा ए। ये श्रीहरिकोटा द्वीप जो है ये पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। अगला देखिए 83, करें विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किसके तट पर अवस्थित। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये कहां पर स्थित है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है। कई बार आपसे एग्जैक्ट लोकेशन पूछ देता है, तो याद रखिएगा आपने इतना तो जान लिया कि ये ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में। ये प्रवाल भित्ति जो है ये उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड के तट पर प्रशांत महासागर में स्थित है। ये पूरी बात आपको याद रखनी होगी। यानी 83 का सही जवाब क्या हो जाएगा ए। 84 देखिए, 84 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक हैं। यानी आपको मालूम है कि पर्यावरण के 2 मुख्य घटक होते हैं, एक जैविक और एक अजैविक। अब चलिए जरा जैविक पूछ रहा है तो जैविक घटक कौन कौन से होते हैं, तो जैविक घटक में गैर हरित पौधे, अपघटक, परजीवी, सहजीवी, पशु, मनुष्य, ये सब क्या है, जैविक घटक हैं। तो आपको ऑप्शन में देखना है, परजीवी हो गया। ठीक है। और कौन सा हो गया, मानव हो गया। यानी पहला और चौथा ये आपको जैविक घटक इसमें दिख रहा है। अगर आप अजैविक घटक की बात करें तो इसमें कौन कौन आता है, ऊर्जा आ जाएगा, जल आ जाएगा, विकिरण आ जाएगा, तापमान आ जाएगा, अग्नि आ जाएगा, गुरुत्वाकर्षण आ जाएगा, स्थलाकृति आ जाएगी, मृदा आ जाएगी। ये सभी क्या है, पर्यावरण के अजैविक घटक हैं। ठीक है। तो इस प्रकार आपने इसको होलिस्टिक फॉर्मेट में देख लिया। 84 का सही जवाब होगा सी, यानी पहला और चौथा जो है ये जैविक घटक है। अगला 85, करा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 2030 तक लिए गए निर्धारित सेवा निर्यात का लक्ष्य क्या है। तो याद रखिएगा कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने ये घोषणा की कि 2030 तक वो 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का सेवा निर्यात का लक्ष्य हासिल करने की योजना बना रहा है। यानी 85 का सही जवाब क्या हो जाएगा ए। किस क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में निर्यात का 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, 2030 तक। और अगर तुलना की कर दी जाए तो ये लक्ष्य भारत द्वारा जो पिछले वित्तीय वर्ष 2020 से अगर देखें तो ये उससे 5 गुना ज़्यादा है। ठीक है। तो इस प्रकार 85 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगर आप सेवा क्षेत्र की बात करें तो भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश है। ठीक है। इतनी बात को आपने ध्यान रखना है। और भारत का अगर वैश्विक निर्यात में देखें तो 40% योगदान जो है सेवा क्षेत्र में। ठीक है। 85 का ए। 86 देखिए, कारण निम्नलिखित में से इकोटोन का प्रतिनिधित्व करता है। ये प्रश्न रिपीटेड है। मैंने आपको इकोटोन बताया था। इकोटोन का मतलब ये होता है कि जब 2 या 2 से अधिक विविध प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है इसी को इकोटोन कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है, मैंग्रोव वन। यानी मैंग्रोव वन जो है ये समुद्री और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के जो बीच का क्षेत्र है ये इकोटोन को दर्शाता है। वहीं घास भूमि भी इकोटोन, वहीं पे आप ज्वारनद मुख को देखेंगे, नदी के तट को देखेंगे, तो ये सभी जो हैं इकोटोन के उदाहरण हैं। ठीक है। यानी 86 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। यानी यहाँ तीनों सही हैं। यानी 86 का सही जवाब होगा डी। अगला देखिए, करें कि भूमध्य सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो भूमध्य सागर है ये भूमि से घिरा हुआ है। ठीक है। तो ये 87 का ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। ठीक है। अब भूमि से कैसे घिरा है, यह उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी यूरोप और अनातोलिया और लेवेंट से बीच में ये है। तो ये पहला बात तो प्रमाणित हो गई। दूसरा करा ये अटलांटिक महासागर से जुड़ा है। ये भी बात सही है कि भूमध्य सागर जो है ये अटलांटिक महासागर से जुड़ा है। यानी यहाँ आपको दोनों स्टेटमेंट सही दिख रहे हैं। एक बात और याद रखिएगा कि भूमध्य सागर से रिलेटेड एक बात और पूछी जाती है।
कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा स्ट्रोम्बोली। ये लिपारी द्वीप पर है और यहाँ से हमेशा गैस निकलती रहती है, तो जो अगल बगल का इलाका चमकता हुआ दिखाई देता है, इसीलिए इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। 87 में आपने देखा कि दोनों कथन सही है, यानी आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए 88 कह रहा है कि वायुमंडल में प्रचुरता के आधार पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद निम्नलिखित में से कौन सी गैस आती है। यानी अब पेपर में कहा गया कि आपने बहुत नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को रट लिया है, अब अगला बताइए। तो वायुमंडल में अगर गैसों की उपस्थिति प्रतिशत के आधार पर देखें तो नंबर 1 पे नाइट्रोजन 78.08, वहीं ऑक्सीजन को देखेंगे तो 20.95, उसके बाद आता है आर्गन। आर्गन जो है हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 88 का सही जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आर्गन के बाद देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद नियॉन आता है, क्रिप्टन आता है, हीलियम आता है और जेनॉन आता है। ठीक है, यानी नंबर 1 पे आपने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद 3-3 का श्रेणी बना लीजिए, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, उसके बाद क्रिप्टॉन, हीलियम और जेनॉन। ठीक है, इस प्रकार आप इसके पूरे सीरीज को याद रखिएगा, क्योंकि कई बार नीचे से भी क्रम पूछ लेता है। 88 का सही जवाब होगा डी। अगला देखिए 89 करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा कि वायु, जल या बर्फ अपने साथ जगह जगह मलबा नहीं ले जाते हैं, लेकिन दूसरी ओर मलबा अपने साथ वायु, जल या बर्फ ले जाता है। यह कथन सही है कि गलत। देखिए ऐसा है कि एक टर्म यूज होता है बृहद संचलन का। ये बृहद संचलन में क्या होता है कि सैलों का बृहद मलबा जो है ये गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरित होने लगता है। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि इसमें वायु, जल और बर्फ जो है अपने साथ जगह जगह मलबा लेके चला जाता है। यही ये कह रहा है कि मलबा अपने साथ वायु, जल और बर्फ ले जाता है। वही कह रहा है कि वायु, जल और बर्फ जो है अपने साथ मलबा नहीं ले जाते। ये इनमें सहायक तो होते हैं, लेकिन जब ये बृहद पैमाने पर गुरुत्वाकर्षण के कारण बृहद संचलन होता है तो इनकी इसमें भूमिका नहीं होती है। मलबा ही अपने साथ वायु, जल और बर्फ ले जाता है, यानी पहला ये स्टेटमेंट सही है। कारण देखिए, कह रहा है बृहद संचलन की प्रक्रिया गुरुत्वाकर्षण के कारण चट्टान को ढलान के नीचे स्थानांतरित करती है। अभी एक्सप्लेनेशन में ही ये बात आ गई, यानी 89 का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर कारण भी सही है, कथन भी सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। ठीक है, 90 देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस जो है ये 9 नवंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा कि ये जो राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस आप देख रहे हैं 9 नवंबर को, ये 1995 में पहली बार जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाज के गरीब और कमजोर वर्ग को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। अगर हम कानूनी सेवा की बात करें, जिस मूल उद्देश्य के साथ इसको मनाया जाता है, तो संविधान में कुछ अनुच्छेद भी इसको शक्ति दे रहा है। कौन कौन से? अगर हम बात करें मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार में आप देखेंगे कि अनुच्छेद 14 जो विधि की समझ समता का अधिकार की बात करता है। वहीं अगर बात आप करें अनुच्छेद 22 के 1 में, जिसमें कहा जाता है कि गिरफ्तारी जिस व्यक्ति की हुई है उस व्यक्ति को आप सबसे पहले गिरफ्तारी का कारण बताएंगे। दूसरी बात, उस व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपने पसंद के किसी वकील या किसी कानूनी जानकार व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं और अपनी प्रतिरक्षा करने का उसे अधिकार आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 1 देता है। अगर हम चलें राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, तो आर्टिकल 39A ये राज्य को कहता है कि आप ये सुनिश्चित करिए एक ऐसा विधि तंत्र जिसमें सभी के पास न्याय के लिए समान आधार मिल सके। यानी अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है या किसी और कमजोरी के कारण उसको न्याय प्राप्त करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप उसको न्यायिक सहायता उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, यानी ये बात यहाँ पर कोरिलेट की जा सकती है। 90 का सही जवाब हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अगला देखिए, करा निम्नलिखित 91 निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के रूप में नामित हुआ छठा शहर है। तो आपका सही जवाब होगा श्रीनगर, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। श्रीनगर को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज के तौर पर नामित किया है। इस प्रकार ये छठा शहर हो गया। यानी अन्य 5 शहर कौन कौन से हैं? मुंबई है, चेन्नई है, हैदराबाद है, वाराणसी है और जयपुर है। और जो श्रीनगर को शामिल किया गया है, ये शिल्प और कला के क्षेत्र में रचनात्मक शहर के तौर पे शामिल किया गया है। ये भी याद रखिएगा, ये पूछ देता है किस क्षेत्र में नामित किया गया। और श्रीनगर के पहले शिल्प कला और लोक कला में जयपुर को इसमें नामित किया जा चुका है। ठीक है, इतनी बात को आपने ध्यान दिया। तो चलिए और भी जो 5 जिले जो इनको शहर को नामित किया गया है उनको देख लेते हैं कि उनको किस क्षेत्र में नामित किया गया। तो श्रीनगर को तो आपने देख लिया कि शिल्प और लोक कला में, मुंबई को फिल्म के क्षेत्र में। ठीक है, और अगला नाम है आपका हैदराबाद, हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में। वहीं चेन्नई को देखें तो संगीत की रचनात्मक शहर के रूप में। जयपुर को अभी हमने आपने बता दिया कि शिल्प और लोक कला में। वाराणसी को संगीत की रचनात्मक शहर के रूप में। ठीक है, तो हो सकता है कभी पिछला भी पूछ दे। ठीक है, और यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की शुरुआत जो है 2004 में हुई थी। ठीक है, इतनी बात को आपको याद रखना होगा। और नेटवर्क में 7 तरह के रचनात्मक क्षेत्र हैं। ठीक है, इस प्रकार 91 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी। आपने इसको डिटेल में समझा। सूची देख लीजिए,
कह रहा है कि यहाँ पर सूची को सुमेलित करना है, वर्षा जल संचयन की जो पॉलिसी राज्य की है उनमें कौन कौन सी है। पहला हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में जो है वो कौन सी है, तो यहाँ पर कुल और कुही, जो एक सही हो जाएगा दूसरे के साथ। हिमाचल प्रदेश में जो वर्षा जल की संचयन की है प्रणाली उसको कुल और कुही कहते हैं। दूसरा दिया है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में अगर आप देखें तो बुंदेला टैंक, चंदेला टैंक, कटास और पट भी कहते हैं, ठीक है, यानी बी को आप चौथे के साथ कोरिलेट कर देंगे। राजस्थान को अगर आप देखें तो राजस्थान में बोरिस है, झालरा है, जोहड़ है, नादिस है, ठीक है, कुंड है, ये आप राजस्थान से कर देंगे। अब आप आइए पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में अगर बात करेंगे तो ये दुंग से आप कोरिलेट कर देंगे, डी को पहले से, ठीक है, तो ये आपने देख लिया। इस प्रकार आपका 92 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला देखिए 93, करें निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पकालिक नदी का उदाहरण है। अल्पकालिक नदी क्या होती है, अल्पकालिक नदी उस नदी को कहते हैं जिसमें केवल बारिश के पानी के ही कारण बहाव क्षेत्र हो, ठीक है, बाकी समय वो क्या रहती है, सूखी रहती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण इस विकल्प में लूनी नदी है। लूनी नदी जो है ये अल्पकालिक नदी है, इसमें ये कहाँ से निकलती है, ये अरावली के पश्चिम में राजस्थान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है, ठीक है, और ये अंत में जाके कच्छ के रण में मिल जाती है, यानी 93 का सही जवाब होगा डी। 94 देखिए, करें निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है, ठीक है, तो पहला ही विकल्प यहाँ पे सही दिख रहा है, ये पादप प्लवक, यानी जो पादप हैं जो भोजन निर्माण का काम करते हैं, उसके बाद आता है प्राणी प्लवक, फिर उसके बाद आता है मछली, और फिर आता है पेलिकन, यानी जिसको हवासील कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार 94 का सही जवाब होगा ए। 95 देखिए, करें सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना जिसको एमपी लेट्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। करें कि इसका क्रियान्वयन 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल के समानांतर होगा, ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। दूसरी बात याद रखिएगा कि ये क्यों अभी फिर से चर्चा में आ गई, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के शेष अवधि से वर्ष 2025-26 तक सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को बहाल कर दिया। इसका मतलब क्या, रोक दिया था क्या, हाँ, कब से कब तक, तो 2020-21 और 21-22 के लिए इस 2 वित्तीय वर्ष में इसका निलंबन कर दिया गया था। इस आधार पर आप देख रहे होंगे कि आपका विकल्प दूसरा सही है, ठीक है। अब आप ये समझ लीजिए कि ये जो MPLADS है ये कब के लिए है, ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसकी घोषणा जो है दिसंबर 1993 में हुई थी। अब इसके द्वारा सांसद क्या करते हैं, तो सांसद इसके द्वारा अपने निर्वाचक क्षेत्र में जो भी सिफारिशें आए, जैसे पेयजल के संबंधित, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, सड़क से संबंधित, तो इनके लिए इनके पास धन होना चाहिए ताकि वो उसको कर सकें। अगर आप देखें तो 2016 से एक नई चीजें भी, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, सुगम्य भारत अभियान, वर्षा जल के संचयन, आदर्श सांसद ग्राम योजना, इनके भी तहत इस फंड से पैसा दिया जाता रहा, ठीक है। इस प्रकार आपने देख लिया, और यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 96 देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब जनजाति गौरव दिवस मनाने को मंजूरी दी, तो आपका सही जवाब होगा 15 नवंबर को, और ये 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती भी है। इसी उपलक्ष्य में पूरे भारत में आदिवासी समुदाय जनजाति गौरव दिवस मनाएगा, यानी 96 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 15 नवंबर को। अगला देखिए 97, करा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा ऊंचाई चढ़ने पर तापमान घटता है, ये बात क्या है, सही है। कैसे सही है भाई, देखिए अगर आप 0 अंश पर हैं, ठीक है, तो 0 अंश पर भूमध्य रेखा पर, तो वहां सूर्य की किरणें सीधे रहती हैं, यानी वहां पर वर्ष भर तापमान उच्च रहता है, यानी कि सूर्य के तापमान के कारण अगर वो सीधा पड़ेगा तो आपका वो तापमान बढ़ेगा, और जहां तिरछी किरणें जाएंगी वहां पे तापमान घटेगा। जैसे अगर आप और अक्षांश बढ़ते चले जाएं और ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो सूर्य की किरणें क्या हो जाती है, तिरछी पड़ती हैं, तो वहां पे तापमान अपेक्षाकृत कम होता जाता है। तो ये प्रमाणित हो गया कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता है, ठीक है। अगर हम दूसरे स्टेटमेंट को देखें तो ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आर्द्रता किसे कहते हैं। आर्द्रता का मतलब ये होता है कि हवा में मौजूद जल वाष्प आर्द्रता कहलाती है, और हवा द्वारा जल वाष्प को ग्रहण करने की क्षमता तापमान पर निर्भर होती है, ठीक है, यानी दोनों जगह तापमान का रोल है, ठीक है। अब जैसे अगर कैसे करें, जैसे महासागर के ऊपर जो होगी वहां पे आर्द्रता ज्यादा होगी, और महाद्वीप के ऊपर जो होगी वहां पर आर्द्रता अपेक्षाकृत कम होगी। करें ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है, ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट इस आधार पर गलत हो गया, ठीक है, यानी 97 का सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प ए। अगला देखिए, करा कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण गोलार्ध का मरुस्थली नहीं है, यानी कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित नहीं है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा कि गोबी मरुस्थल जो है ये दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है। तो फिर प्रश्न उठता है कि किस गोलार्ध में, तो ये उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, और ये जो मरुस्थल है ये मंगोलिया और चीन दोनों जगह पर ये विस्तृत है। चलिए विकल्प और भी देख लेते हैं। कालाहारी मरुस्थल, ये जो कालाहारी मरुस्थल है ये दक्षिण गोलार्ध में है, और ये दक्षिण अफ्रीका के आंतरिक पठार का एक बहुत बड़ा
मैदान है। दूसरी बात कि बोत्सवाना का लगभग सारा हिस्सा, नामीबिया का पूर्वी हिस्सा और दक्षिण अफ्रीका में उत्तरी केप जो है, ये कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र इसमें आते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात कर लें आटाकामा मरुस्थल की, तो आटाकामा मरुस्थल जो है ये दक्षिण अमेरिका में, जो दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत है, इसके जब पश्चिम में आप प्रशांत तट पर देखेंगे तो भूमि का एक टुकड़ा शामिल है इसमें। ठीक है, और इस मरुस्थल की शुष्कता के कारण प्रशांत महासागर की जो चिली तट पर हम्बोल्ट धारा है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी इस प्रकार आपने आटाकामा भी देख लिया। और अगला है ग्रेट सैंडी मरुस्थल। ये जो ग्रेट सैंडी मरुस्थल है ये उत्तर पश्चिम और मध्य ऑस्ट्रेलिया में होता है, यानी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम और मध्य में है। ये रुडल नदी राष्ट्रीय उद्यान और उलुरु काटा तंजुता राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है इसी मरुस्थल पर स्थित है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इस प्रकार आपने 98 का सही जवाब देखा बी। 99 देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जैव ईंधन का पिरामिड विषम होता है। तो याद रखिएगा कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड विषम होता है, यानी उल्टा होता है। यानी 99 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला देखिए 100, और आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में चीन ने निम्नलिखित में से किस देश को पहला टाइप 054A/P युद्धपोत सौंपा है। तो आपका सही जवाब होगा पाकिस्तान को। ठीक है, यानी 100 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी जो 4 प्रकार के 054A/P है, ये पहला युद्धपोत जो है ये पाकिस्तान को उन्होंने सौंपा, और इसका नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम है PNS तुगरिल। ठीक है, इस प्रकार आपने इस प्रश्न को देख लिया। 100 का सही जवाब होगा बी। आप लोग नियमित इस श्रृंखला को फॉलो करते रहें, और आपको ये महसूस हो रहा होगा कि इसके माध्यम से आप पूरे सिलेबस को रिवाइज कर ले रहे हैं। ठीक है, यानी ये श्रृंखला आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी का